वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 6.5 स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। क्या होता है चलिए जानते हैं। अब ये पूछ रही है, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन? क्या तुमने बिजली के कड़कने की आवाज और बिजली को चमकते हुए देखा है रेनी सीजन में? अब ये कह रहा है यस, हाँ देखा है। द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग। जो बिजली के कड़कने की आवाज है ना, वो बहुत फ्राइटनिंग है, डराने वाली होती है। यूजुअली देयर इज अ हैवी रेनफॉल टू। और आमतौर से ऐसा होता है कि जब बिजली चमकती है, कड़कती है, तो तेज बारिश भी होती है। वेन लैंड गेट्स हीटेड, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर राइजेस देयर बाय क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। अब गर्मी का दिन है, दिन का टाइम है, सूरज निकला है, उसकी तेज धूप जमीन पे और पानी पे हर जगह पड़ रही है। जब जमीन पे धूप पड़ेगी तो ये गर्म हो जाएगी, उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है सारी, वो भी गर्म हो जाएगी। अब जमीन पे पानी भी होता है, धूप की वजह से वाटर इवेपरेट होता है, ये आपने पढ़ा है। तो ये जो इवेपरेटेड वाटर है ये भी एयर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये जो एयर है लैंड के करीब, ये गर्म भी है और मॉइस्ट भी है, यानी नम है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ये वाटर कहाँ से है? जो वाटर इवेपरेट हुआ है तेज गर्मी की वजह से, धूप पड़ने की वजह से, उसकी वजह से। तो अब जैसे इस एरिया की हम बात कर लें, यहाँ पर लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो गर्म हो गई है और मॉइस्ट भी है। और मैंने आपको पढ़ा है जो हॉट एयर है वो राइज करती ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जाके हर तरफ फैल जाएगी, यहाँ चली जाएगी और ऊपर चली गई और इधर चली गई। अच्छा, यहाँ नीचे से जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो एक जगह खाली हो जाएगी, यानी एयर कम हो गई, प्रेशर डाउन हो गया। इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आसपास के रीजन में जो एयर प्रेजेंट है, जो कि रिलेटिवली कूलर है, थोड़ी ठंडी है, वरना इतनी ही गर्म होती तो वो भी ऊपर उठ जाती। तो वो इलाके जहाँ पर एयर थोड़ी ठंडी है, जैसे वाटर बॉडीज़ के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा है, रिवर हो गया, सी, ओशन, पॉन्ड, लेक, इसके जस्ट ऊपर का जो रीजन है, यहाँ की एयर रिलेटिवली थोड़ी ठंडी है। तो यहाँ से एयर मूव करके इधर आ जाएगी। अब इधर से एयर मूव करी थी तो इसके जस्ट ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो इसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाएगी। इसके जस्ट ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी वो इसकी जगह ले लेगी। और यहाँ से जो गर्म एयर ऊपर की तरफ गई थी वो हर तरफ फैल रही थी, इधर भी जाएगी। तो एक तरह से आप देख सकते हो साइकिल बन गई। लैंड के करीब जो वार्म और मॉइस्ट एयर है, गर्म और इसके अंदर पानी भी प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, राइज करके हर तरफ फैली, इधर भी गई। इधर से एयर इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर आ गई, उसके ऊपर वाली एयर नीचे की तरफ आ गई, उसके ऊपर वाली और नीचे आ गई। तो एक पूरा साइकिल बन गया कि नहीं एयर के सर्कुलेशन का। ये ऐसे ही एयर गोल गोल घूमती रहेगी इस साइकिल में। अच्छा, ये बताओ, यहाँ की जो वार्म और मॉइस्ट एयर है जब ऊपर गई तो इसकी जगह ये कोल्ड वाली एयर ने ली। तो ये एयर जब यहाँ आएगी तो ये भी गर्म हो जाएगी और ये भी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, इसीलिए ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस विंड का सर्कुलेशन होता है। तो यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की। जब लैंड हीट होती है तो वार्म और जो मॉइस्ट एयर है वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, जिसकी वजह से जहाँ से एयर मूव करी एयर की क्वांटिटी कम हो गई, तो उस जगह का जो प्रेशर है वो लो हो गया। देखो, सेम जगह पर सेम वॉल्यूम के अंदर अगर एयर कम होगी तो प्रेशर कम होगा, एयर ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उसी वॉल्यूम के लिए। आगे के चैप्टर में जब डेंसिटी के बारे में पढ़ोगे ना तो ये चीज़ मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज फ्लोज टू टेक इट्स प्लेस। अब जो ठंडी एयर है आसपास के हाई प्रेशर इलाकों से, वो इसकी जगह ले लेगी। अभी जो ठंडी वाली एयर है ये भी गर्म हो जाएगी और ये राइज कर जाएगी। इसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बनेगा विंड सर्कुलेशन का। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे की बात करते हैं। As the rising air expands, it cools and moisture in it condenses to form water droplets, creating clouds. अब क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, ये लैंड है और उसके ऊपर ये पूरी एयर भरी हुई है। अब एयर में बेसिकली ये होता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते जाते हैं तो एयर की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे नीचे वाले किसी पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पर इस रीजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ढेर सारी एयर भरी हुई है। तो ऊपर की एयर जो है इसको नीचे वाली एयर को दबा रही है। तो यहाँ पर एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो एयर जो है ठुसी हुई है, एकदम दबी हुई है। वही जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर इस जगह की हम बात कर लें तो इसके जस्ट ऊपर बहुत ढेर सारी एयर भरी हुई है, तो इसके प्रेशर की वजह से नीचे की जो एयर है ये काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर ऊपर के किसी हिस्से की बात कर लें, जैसे यहाँ पर इस रीजन की बात कर लें, तो इसके जस्ट ऊपर कम एयर है, तो कम दबाव है, तो इस रीजन में जो एयर की क्वांटिटी है वो कम होगी। यानी जितना हम नीचे की तरफ आओगे
उतना ही एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसके जस्ट ऊपर एयर ज़्यादा है, एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। अभी मेन फोकस आपको ये रखना है कि लैंड के करीब एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है उसी सेम वॉल्यूम के अंदर, जिसको हम डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो उतनी ही जगह के अंदर लैंड के करीब अगर देखोगे तो एयर ज़्यादा होगी, और उतनी ही जगह के अंदर अगर ऊपर के हिस्से में देखोगे तो एयर की क्वांटिटी कम होगी। अब अभी मैंने आपको बताया नीचे से एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो नीचे वाली एयर जो हाई प्रेशर पे थी, क्योंकि ऊपर एयर भरी हुई थी उसको दबा रही थी, तो नीचे हाई प्रेशर पे थी, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी जो कि लो प्रेशर रीजन है, तो इस एयर को फैलने की जगह मिल जाएगी क्योंकि प्रेशर कम है। बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एयर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उसको जितनी जगह मिलेगी उतने में वो फैल जाएगी। तो ऊपर जाएगी, जगह मिल गई तो ये फैल जाएगी। तो यही बात आपको कह रहा है कि जो एयर राइज कर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो ऊपर जाके एक्सपैंड कर जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि उसको फैलने की जगह मिल गई। ऊपर एयर की क्वांटिटी कम है, उसके पास जगह ज़्यादा है, तो नीचे से जब एयर ऊपर जाएगी तो वो फैल जाएगी। अच्छा, इस एक्सपेंशन की वजह से होता ये है कि एयर ठंडी हो जाती है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, क्यों ठंडी हो जाती है? देखो, यहाँ पर जो रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ वो इस बात को ध्यान में रख के कि आप क्या क्या चीज़ें जानते हो। इसको और एडवांस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ों का भी यूज़ करना पड़ेगा जो भी आपने पढ़ी नहीं। तो अगर उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि जितना सिंपल वे में और जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं उसकी बेसिस में मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। देखो, नीचे की एयर जब ऊपर की तरफ गई तो एक्सपैंड करेगी, इतनी बात तो समझ गए। जब एयर एक्सपैंड करती है, फैलती है, तो बेसिकली वो कुछ काम कर रही होती है। मतलब सिंपल नीचे की एयर ऊपर चली जाती और वैसे ही रहती, लेकिन इसने क्या किया, जगह मिल गई तो एक्सपैंड करी, फैलने में कुछ काम हुआ। और जब कोई काम किया जाता है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। जैसे मान लो आपसे कहा गया घर में कि ये सामान है, जाओ दुकान से लेकर आओ, तो सामान के लाने में जो आपने काम किया उसकी वजह से एनर्जी खर्च हुई कि नहीं, कुछ ताकत लगी आपकी कि नहीं। इसी तरह से जो ऊपर एयर गई, एक्सपैंड करी, एक्सपेंशन में उसने कोई काम किया, उस काम करने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर थी, यानी एनर्जी खर्च हुई। आप कहोगे एनर्जी उसके पास कहाँ से आई? इसको आप ऐसे समझो जैसे वाटर है, उसको आपने गर्म किया तो क्या होगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, यानी वो लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। तो ये लिक्विड से गैस में कैसे बदला, आपने उसको हीट दी ना, और हीट एक तरह की एनर्जी है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि आपने वाटर को हीट किया। बेसिकली हीट एक तरह की एनर्जी है, तो उस वाटर को आपने एनर्जी दिया, वो एनर्जी लेते 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 वाटर गैस में बदल गया। अब एयर के अंदर भी तो गैसेस प्रेजेंट हैं, मतलब इनके पास भी एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी है? हीट वाली एनर्जी है। और नीचे वाली एयर जब ऊपर गई, एक्सपैंड की, एक्सपैंड करने में कुछ काम किया, उस काम करने में एनर्जी खर्च हुई। ये एनर्जी कौन सी थी? हीट एनर्जी थी। तो ये बताओ, जब हीट एनर्जी खर्च हो जाएगी, कुछ उसका इस्तेमाल हो जाएगा, तो उस एयर के पास हीट कम हो जाएगी। जब हीट कम हो जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। हीट निकल गई ना, हीट कुछ खर्च हो गई, तो अब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। नीचे की जो एयर है वो राइज करेगी ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगी तो एक्सपैंड करेगी, फैलेगी। इस फैलने की वजह से वो ठंडी हो जाती है। दूसरा, आप ऐसे समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर में जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, क्योंकि जितना नीचे के हिस्से में रहोगे, सन से निकलने वाली जो हीट है वो लैंड को गर्म करेगी, तो उसके नीचे वाला रीजन गर्म हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये लैंड से दूर हो रहा है और ऊपर का हिस्सा फिर ठंडा मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि ऊपर की तरफ एयर जो है वो ठंडी रहेगी। अब जैसा कि हमने बात की थी कि नीचे जो एयर है वो वार्म थी और मॉइस्ट थी, मतलब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था वेपर के फॉर्म में। तो ये एयर जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, जब ऊपर जाएगी और ठंडी होगी तो वो वाटर जो वेपर के फॉर्म में है वो कंडेंस होगा, यानी गैस से लिक्विड बनेगा। कंडेंसेशन वाले प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि वाटर वेपर को जो हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो जो वेपर है या स्टीम है वो लिक्विड में बदल जाती है। तो ऊपर जाके इस एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड में बदल जाएगा। बेसिकली लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। यही जो ड्रॉपलेट्स हैं मिलके क्लाउड बनाती हैं। जो आप क्लाउड देखते हो, बादल देखते हो ना, उसमें क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, डस्ट पार्टिकल होती हैं और भी कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। मेनली उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट होती है। तो अब क्लाउड बन चुका है। अब होता ये है कि ये जो छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से मिलना शुरू होती है और मिल के एक बड़ी ड्रॉपलेट को बना देती है। देखो, जब बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट थी तो हवा में वो तैर रही थी, क्लाउड इसीलिए आसमान में ऊपर की तरफ होता है। जब ये ड्रॉपलेट आपस में मिलने लगेंगी तो ड्रॉपलेट का साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो और हैवी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी तो फिर वो हवा में टंगी नहीं रहेंगी, नीचे गिरने लगेंगी। यही जो नीचे गिरना होता है इसी को हम कहते हैं रेन, की बारिश हो रही है। बारिश होने में बेसिकली क्या होता है, यही वाटर वेपर जो इवेपरेट होकर ऊपर गया, कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ,
ड्रॉपलेट्स में बदल गया। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर साइज बड़ा हो गया तो भारी हो गया और नीचे गिरना शुरू हो गई। यही होती बारिश की बूंदें। अब लगभग 20,000 फीट की हाइट तक जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन अगर यही जो एयर है और ऊपर चली जाती है तो जितना ऊपर जाएगी टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा, उतना ही ज़्यादा ठंडक होगी वहाँ। तो एयर अगर काफ़ी ऊपर चली जाए और उसके बाद जो वेपर प्रेजेंट है उसके अंदर वो कंडेंस हो तो वो सॉलिड बन जाता है, आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बजाय आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने समझ ली। तो हमने विंड सर्कुलेशन देख लिया, क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये सारा देख लिया, और हमने अभी क्या देखा, द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स। हमने देखा कि वाटर की जो ड्रॉपलेट है छोटी छोटी, ये आपस में मिल के हैवियर ड्रॉप्स बनाती हैं। जब वो भारी हो जाती है तो नीचे गिरेंगी, विच कम डाउन एज रेन, हेल और स्नो। जो नीचे की तरफ आती है एज अ रेन, यानी जब लिक्विड स्टेट में नीचे आएंगे तो इसको हम रेन कहेंगे। यही जो पानी की बूंदें हैं, हैवियर जो ड्रॉप्स हैं, जब वो फ्रीज कर जाती है, जम जाती हैं, तो ये हार्ड सॉलिड बॉल टाइप की बन जाती है, जिसको हम हेल कहते हैं। और स्नो क्या होता है, देखो हेल और स्नो में डिफरेंस है। हेल बेसिकली वही वाटर ड्रॉपलेट है, जब वो जम जाती है तो हेल कहलाती है। लेकिन स्नो में क्या होता है, ये क्लाउड में ऊपर की तरफ जब कंडेंसेशन होता है तो वाटर वेपर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। ये जो स्नो है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी हैवी भी नहीं होती, तो आइस के क्रिस्टल्स बहुत हल्के होते हैं, वो बड़े आराम से नीचे गिरते हैं। वही जो हेल है वो बड़ी स्पीड से गिरते हैं। कार वगैरह पे गिर जाता है जब, तो उस पर निशान बन जाता है। तो हेल जो है वो बर्फ के गोले होते हैं जो कि बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन स्नो ऐसा नहीं होता, वो फ्लफी सा होता है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पनीड बाई रेन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। अभी जो तेज हवा का चलना है साथ में बारिश का होना, इसी को हम स्टॉर्म कहते हैं। यानी आंधी तूफान, इसमें क्या होता है, तेज हवा चलती है, साथ में बारिश होती है। इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, स्टॉर्म्स आर मोर फ्रिक्वेंट। अब ऐसी जगह जो कि हॉट हो, गर्म हो और ह्यूमिड हो, यानी वहाँ पर उमस हो, एयर के अंदर वाटर वेपर की कितनी क्वांटिटी है, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर के अंदर जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा, हम कहेंगे वो एयर उतनी ज़्यादा ह्यूमिड है। तो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि हॉट है, ह्यूमिड है, जैसा कि आपको ट्रॉपिकल रीजन के अंदर देखने को मिलता है, आप कहोगे ये ट्रॉपिकल रीजन क्या है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जैसे इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये जो पूरा रीजन है इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है। अपना इंडिया का भी लगभग आधा हिस्सा इसी रीजन के अंदर आता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है, तो ऐसी जगह पे स्टॉर्म्स जो है बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स दैट द लो टेम्परेचर देयर कन्वर्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू आइस पार्टिकल्स। अब ऐसी भी कंडीशन बनती है जब ये जो वार्म एयर है जो राइज कर रही, ऊपर की तरफ जा रही, वो बहुत हाइट तक चली जाती, काफ़ी ऊपर चली जाती, और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर लो होगा, ये मैंने आपको बताया। तो ये एयर जब बहुत ऊपर चली जाएगी तो उसके अंदर प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा और तुरंत आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जैसे कि आपको फिगर 6.15 में दिया है, फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स। यहाँ इस फिगर के अंदर आप देखो, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि नीचे से जो वार्म और मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, हर तरफ फैलेगी, इधर जाएगी, और जो कोल्ड एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए इधर आएगी, ऊपर से एयर नीचे की तरफ आएगी। तो पूरा सर्कुलेशन बनना था, एक साइकिल बननी थी कि नहीं, कि वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ जा रही है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही, नीचे आके फिर वो जो जगह खाली थी उसको पूरा कर रही है। तो अगर वर्टिकल मोशन पे हम फोकस करें तो हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो एयर का ऊपर और नीचे होना है, इसकी वजह से होता ये है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है और आइस के पार्टिकल्स हैं, जिसको हम आइस क्रिस्टल्स भी कहते हैं, इनके बीच में रबिंग होती है। चलिए इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये क्लाउड है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ये नीचे वाला पोर्शन है, एक मिडिल पोर्शन है और एक अपर पोर्शन है। ठीक है, ये जो लेवल देख रहे हो ये लगभग होता है 20,000 फीट का। 20,000 फीट के नीचे जो क्लाउड का पोर्शन है, जो हिस्सा है, यहाँ पर तो प्रेजेंट होगी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये देखो कहाँ से आई तो मैं बता ही चुका हूँ, हॉट और मॉइस्ट एयर नीचे से जो ऊपर गई थी, तो उस एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे, जब हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट यहाँ से आई। अब ये वाली जो हाइट है, जो कि लगभग 35,000 फीट की होती है, इसके ऊपर क्लाउड का जो पोर्शन होता है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो इस हाइट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ये वाटर फ्रीज करके आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया होता है, जिसको मैंने ये व्हाइट कलर के स्टार से शो किया है। तो क्लाउड में नीचे के हिस्से में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं
और ऊपर के हिस्से में आइस पार्टिकल्स, ऐसे कहते हैं आइस क्रिस्टल्स, ये प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम है तो ये फ्रीज कर गए हैं, जम गए हैं और आइस बन गए हैं। अब इस बीच वाले हिस्से के अंदर दोनों चीज़ें मिक्स होकर प्रेजेंट रहती हैं। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर एक मॉडरेट रहता है, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड फॉर्म में रहती हैं और कुछ आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों का मिक्सचर होता है। अब जैसा कभी हमने बात की कि हॉट एयर राइज करती ऊपर की तरफ उठती है और जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आती है, यही घूम के इधर जाती है, और ये वाली एयर ऐसे जाके इधर जाती है, जो कि पूरा एक साइकिल बनाती है, जिसकी वजह से विंड का सर्कुलेशन होता है। लेकिन अभी यही दो हम डायरेक्शन पे फोकस करते हैं कि हॉट एयर जो नीचे से ऊपर आ रही है और कोल्ड एयर जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसकी वजह से होगा क्या। देखो, जब एयर नीचे से ऊपर आएगी तो यहाँ पर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, इनको धक्का लगेगा तो ये ऊपर की तरफ उठेंगे। अब इस रीजन के अंदर जो आइस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनसे ये टकराएंगे क्या, बेसिकली रब करेंगे, रगड़ खाएंगे। जैसे ये वाली वाटर की ड्रॉपलेट आप देखो, ये ऐसे जब ऊपर की तरफ जाएगी हवा के टक्कर मारने की वजह से, तो ये जो आइस के क्रिस्टल है इसके साथ ये रब करेगी। तो ऐसे बहुत ढेर सारे वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं और आइस के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में रब करेंगी। यही चीज़ ऊपर से नीचे आने में भी होगा कि जब कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर जो आइस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर बीच बीच में प्रेजेंट जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके साथ रब करेंगे, रगड़ खाएंगे। और ये आपने पढ़ा है कि रबिंग की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट और आइस के जो पार्टिकल हैं ये जब एक दूसरे से रब करेंगे, रगड़ खाएंगे, तो इसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो देखो, इस तरह से कुछ कहानी होगी कि नीचे से वाटर ड्रॉपलेट आई, ऊपर से आइस के पार्टिकल आए, ये दोनों एक दूसरे को रब करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब जो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो हल्के होते हैं, क्लाउड में ऊपर की तरफ होते हैं। इनसे जो इलेक्ट्रॉन है यानी निगेटिव चार्ज, ये चला जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये फ्रीज भी हो सकती है, हेल का फॉर्म भी ले सकती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल वे में समझते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट है और आइस के पार्टिकल्स हैं। तो आइस पार्टिकल से जो निगेटिव चार्ज है वो चला जाता है वाटर ड्रॉपलेट में। तो ये बताओ, वाटर ड्रॉपलेट को अगर निगेटिव चार्ज और मिल जाएगा तो ओवरऑल इसके पास निगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव थे, लेकिन एक निगेटिव और मिल जाएगा तो अब निगेटिव ज़्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। वहीं इस आइस पार्टिकल के साथ क्या होगा, पहले निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो इक्वल थे, इसने कुछ निगेटिव वाटर ड्रॉपलेट को दे दिया तो अब निगेटिव कम हो गए, ओवरऑल पॉजिटिव इसके पास ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आइस पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है कि निगेटिव चार्ज आइस पार्टिकल से निकल के वाटर ड्रॉपलेट में ही गए, इसका रिवर्स क्यों नहीं हुआ। तो देखो, अभी आप क्लास 8 में हो, अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही चीज़ें याद रखनी है। जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाओगे और भी चीज़ें आप जानते जाओगे तो ये चीज़ और डिटेल में आपको समझ में आने लगेगी। अभी के लिए बस ऐसे समझ लो कि यही चीज़ हमको ऑब्जर्व होती है कि वाटर ड्रॉपलेट और आइस के पार्टिकल जब एक दूसरे को रब करते हैं तो आइस पार्टिकल से निगेटिव चार्ज निकल के वाटर ड्रॉपलेट में चला जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और आइस पार्टिकल पॉजिटिवली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आइस पार्टिकल्स ऊपर की तरफ होते हैं क्लाउड में और आइस पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज क्लाउड में ऊपर की तरफ होगा। जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्लाउड में नीचे की तरफ होती है और वाटर ड्रॉपलेट निगेटिवली चार्ज है, तो हम कह सकते हैं क्लाउड में नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज का बिल्डअप हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, N फॉर निगेटिव, N फॉर नीचे, निगेटिव नीचे रहेगा। बाकी रीज़न तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट नीचे है और वाटर ड्रॉपलेट निगेटिवली चार्ज है। हाँ, तो यहाँ जो लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड ऊपर नीचे हो रही है जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट और आइस पार्टिकल एक दूसरे को रब कर रहे हैं। और आपने चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में पढ़ा है कि जब दो ऑब्जेक्ट रब करते हैं एक दूसरे को तो वो चार्ज हो जाते हैं। इस केस में जो स्ट्रॉन्ग विंड है जो ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, रबिंग अगेंस्ट ईच अदर कॉज स्टैटिक चार्जेस टू डेवलप विद इन द क्लाउड्स। अब जो स्ट्रॉन्ग विंड नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चल रही है, यानी एयर का मूवमेंट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो रहा है, उसकी वजह से आइस पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जा रहा है क्लाउड्स के अंदर। ये स्टैटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, बस चार्ज होके पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ कलेक्ट हो गए हैं। द पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल्स मूव अपवर्ड एंड ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड्स। अब जो पॉजिटिवली चार्ज हल्के आइस के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी मूवमेंट तो होता रहता है। हवा नीचे से ऊपर जाएगी तो वाटर की ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जाएगी, जब ऊपर से नीचे हवा चलेगी तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से नीचे आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ रहेगी। द नेगेटिवली चार्ज हैवियर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स।
दस अ चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से चार्ज का एक सेपरेशन हो जाता है, यानी क्लाउड के अंदर ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, नीचे का निगेटिव, तो दोनों चार्ज मिल नहीं रहे, ये दोनों अलग अलग हैं। ऑल्सो व्हेन द निगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड मूव क्लोजर टू द ग्राउंड, इट कॉजेज द ग्राउंड एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज और बिल्डिंग्स टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ होती है। अब जैसे एक क्लाउड है और नीचे की तरफ ग्राउंड है, अब ग्राउंड पे बिल्डिंग है, ट्रीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। क्लाउड में नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और आप पढ़ चुके हो कि निगेटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल होते हैं, तो निगेटिव निगेटिव को दूर भगाएगा और निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ग्राउंड में या फिर ग्राउंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे बिल्डिंग बनी है, कोई ट्री है, तो उनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ताकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो सके। मतलब इसी अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो अभी सिर्फ अगर इसे मैं ग्राउंड का दिखाऊं, तो ग्राउंड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे सरफेस की तरफ आ जाएंगे, मतलब ऐसे ऊपर आके बैठ नहीं जाते, मतलब यहाँ से मैं ये दिखा रहा हूँ कि सरफेस पर आएंगे। इसको आप अंदर की तरफ भी बना सकते हो। तो क्योंकि क्लाउड का नीचे वाला हिस्सा निगेटिवली चार्ज है, इसकी वजह से जो ग्राउंड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है उनका सेपरेशन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ रह जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है तो वो भी ऊपर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो, ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लाउड में नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में मिलना चाहेंगे, लेकिन बीच में एयर प्रेजेंट है। ये एयर इंसुलेटर की तरह वर्क करती, यानी ये इनको मिलने नहीं देगी। लेकिन अगर चार्ज का बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्लाउड में निगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं नीचे की तरफ, और ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ चुके हैं, तो फिर बीच में जो एयर है वो कहेगी भैया अब हमसे ना हो पाएगा, हम इन दोनों को अलग नहीं रख पाएंगे। तो एक स्टेज के बाद जो एयर है वो इन दोनों को अलग नहीं रख पाएगी और चार्ज आपस में मिल जाएंगे। बेसिकली जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप सेल के अंदर देखते हो, जैसे ही आपका सेल है उसमें एक साइड निगेटिव है, दूसरा साइड पॉजिटिव है, दोनों एंड्स पे चार्ज प्रेजेंट है लेकिन आपस में मिल नहीं रहे हैं। अगर किसी वायर से हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, निगेटिव चार्ज फ्लो करके पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन कंप्लीट कर दिया। अभी इसी बीच में अगर आप कोई बल्ब लगा दोगे तो बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि चार्ज इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। अब देखो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। इधर साइड निगेटिव चार्ज है क्लाउड में नीचे की तरफ, और ग्राउंड पे ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच में एयर है। एयर वैसे तो इन दोनों को सेपरेट रखेगी, लेकिन अगर चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे और चार्जेस आपस में मिलना चाह रहे हैं तो एक टाइम आएगा एयर इनको रोक नहीं पाएगी और ये जो चार्जेस है वो आपस में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? जो निगेटिव चार्ज है वो आके पॉजिटिव चार्ज से मिल जाएगा, यानी चार्ज फ्लो कर जाएगा। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आ गया तो चार्ज का फ्लो होना यही तो करंट है, यानी यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। और आपको मैंने पढ़ाया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है कि बहुत ज़्यादा हीट और लाइट हमको देखने को मिलती है। जैसे हो सकता है शॉर्ट सर्किट होते हो आपने देखा हो तो तार वगैरह से चिंगारी निकलती है, एकदम चमकने लगता है। डोंट ट्राई दिस एट होम। ये मेरे पास एक कंडेंसर है और ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया। अब देखो जब इन दोनों वायर को मैं टच कराऊंगा तब देखना क्या होता है। स्पार्क हुआ, लाइट निकली। अब मैं वायर को टच कराऊंगा, सर्किट कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ क्योंकि करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए हीट और लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लाइट आपको बहुत दूर से भी दिखाई पड़ती है, तो इस तरह से कुछ बिजली का चमकना आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर करंट का फ्लो हो गया, वही करंट के फ्लो ने हीट और लाइट को प्रोड्यूस किया, उसी लाइट को आप देख पाते हो। तो यही बात यहाँ लिखी है, नॉर्मली एयर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड डज नॉट लेट अपोजिट चार्जेस मीट। तो एयर तो वैसे तो अपोजिट चार्ज को मिलने से रोकती है क्योंकि इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। इंसुलेटर अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने नहीं देता, तो एयर भी एक तरह का इंसुलेटर है, तो ये भी चार्ज को फ्लो होने नहीं देगी, दोनों चार्ज को अलग अलग रखेगी। बट व्हेन द बिल्डअप ऑफ चार्जेस बिकम वेरी लार्ज द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन। लेकिन चार्ज का बिल्डअप जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं दोनों साइड, तो फिर एयर इनको रोक नहीं पाती और ये जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है एयर की, ये ब्रेक डाउन हो जाती है। अ सडन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग। तो ये अचानक से जब बहुत ढेर सारा चार्ज फ्लो कर जाता है तो उसकी वजह से बहुत चमकदार फ्लैश ऑफ लाइट हमको देखने को मिलती है। इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं। अब ये चार्जेस का आपस में जो मिलना है, निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से जो मिलते हैं जिसकी वजह से बिजली चमकती है, ये क्लाउड और ग्राउंड के बीच में हो सकता है। उस केस में जो बिजली है वो ज़मीन पे आके गिरती है, मान लो ट्री पे गिर गई, बिल्डिंग पे गिर गई, किसी इंसान पे गिर सकती है, एनिमल पे गिर सकती है। तो बिजली गिरती है तो आदमी का काम तमाम, बहुत मुश्किल होता है बचना।
या आप ये देखो कि क्लाउड के अंदर भी तो चार्ज सेपरेट है। जैसे ये क्लाउड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ है, बीच में एयर प्रेजेंट होती है। तो ये चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो इसकी वजह से बिजली चमकेगी कुछ इस तरह से। तो ये जो लाइटनिंग है, बिजली का चमकना है, ये क्लाउड के अंदर भी हो सकता है या फिर लाइटनिंग दो क्लाउड्स के बीच में हो सकती है। जैसे देख सकते हो एक ऊपर क्लाउड है, एक नीचे क्लाउड है, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इनके बीच में भी तो लाइटनिंग हो सकती है। तो ये ऐसे हो जाएगी, जब ये दो चार्ज आपस में मिलेंगे तो यहाँ भी लाइटनिंग हमको देखने को मिलेगी। तो यही बात यहाँ कह रहा है, लाइटनिंग कैन अकर एज अपोजिट चार्जेस कोलाइड विद इन अ क्लाउड। क्लाउड के अंदर अपोजिट चार्ज अगर आपस में मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, तो लाइटनिंग हमको देखने को मिलती है। बिटवीन क्लाउड्स, जैसे दो या दो ज़्यादा क्लाउड्स हैं उनके बीच में देखने को मिलेगी, और बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड, क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में भी हमको देखने को मिलती है। लाइटनिंग रैपिडली हीट्स अप द एयर अराउंड इट, कॉजिंग द एयर टू एक्सपैंड एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड नोन एज थंडर। अब इस लाइटनिंग की वजह से होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया करंट का फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो लाइटनिंग होगी, साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आसपास जो एयर है उसको भी हीट कर देती है और वो एयर एक्सपैंड कर जाती है। जब एयर को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती है, तो यहाँ पर एयर हीट होगी जिसकी वजह से एयर एक्सपैंड करेगी, फैलेगी, और यही अचानक से जो एयर फैलती है इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम थंडर कहते हैं, बिजली का कड़कना। अब आप पूछोगे लेकिन एयर के एक्सपैंड करने से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? अब ये चीज़ और जगह भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपने कोई बैलून फुलाया, उसमें कोई स्विच उभा दो तो क्या होगा, बर्स्ट करता है ना। बेसिकली होता ये है कि जब बैलून के अंदर आप एयर फिल करते हो तो बहुत प्रेशर लगा के उसके अंदर एयर भरे होते हो, तो बैलून के अंदर जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पे है। बैलून के बाहर के हिस्से में जो एयर प्रेजेंट है उसमें इतना प्रेशर नहीं है। जैसे ही बैलून बर्स्ट करेगा, फटेगा, अंदर की जो एयर है बहुत तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि ज़बरदस्ती आपने ठूस के उसको भरा था बैलून के अंदर, काफ़ी प्रेशर पे थी। जब एयर फैलेगी तो एक आवाज़ आएगी, इसीलिए बैलून फूटता है तो आवाज़ आती है कि नहीं। फायर क्रैकर में भी इसी तरह से होता है। फायर क्रैकर कैसे वर्क करता है, गैसेस बहुत तेज़ एक्सपैंड करती हैं तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है, जब एयर हीट होगी, गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी, फैलेगी, जिसकी वजह से तेज़ साउंड सुनने को हमको मिलता है। अ स्टॉर्म accompanied by lightning and thunder is called thunderstorm। अब ऐसा स्टॉर्म, ऐसा आंधी तूफान जहां पर भी बिजली चमक भी रही हो, बिजली कड़क भी रही हो, उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। यानी अगर तेज हवा चल रही है, साथ में बारिश हो रही है तो उसको हम स्टॉर्म कहेंगे। अब इसी में अगर बिजली चमक भी रही है, बिजली कड़क भी रही है तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहेंगे। A step further, isolated and localized thunderstorms can sometimes occur in various regions of India। अब वैसे तो जो थंडरस्टॉर्म्स हैं मानसून के साथ आते हैं और एक बड़े हिस्से के अंदर ही हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो थंडरस्टॉर्म्स हैं वो आइसोलेटेड और लोकलाइज्ड होते हैं। जैसे मान लो आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास 2-3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है। अब उससे अगर और दूर चले जाओ, 5-6 किलोमीटर दूर चले जाओ तो पता चला वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मतलब ये जो थंडरस्टॉर्म है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग है। वही 3-4 किलोमीटर के अंदर तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, और उसके बाहर के हिस्से में कहीं कुछ नहीं हो रहा, और ये लोकलाइज्ड भी है, किसी एक एरिया के अंदर हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे भी थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो कि आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, वो एक पूरे मॉनसून का हिस्सा नहीं होते और लोकलाइज्ड होते हैं। किसी खास जगह पर ही ये थंडरस्टॉर्म आ रहे होते हैं और बाकी जगह पर नहीं होते। तो ऐसा भी हमको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। दीज थंडरस्टॉर्म्स आर नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज काल बैशाखी इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड एंड बोर्दोसिला इन आसाम। तो ये जो आइसोलेटेड और लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ द मानसून, देयर बाय हेल्पिंग खरीफ क्रॉप टू ग्रो। अब ये मानसून के आने से पहले अकर हो जाते हैं। जैसे मानसून के साथ थंडरस्टॉर्म जो आता है वो अलग अलग हिस्से में भी होता है, एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, लेकिन ये लोकलाइज्ड वाले होते हैं। तो ये मानसून से पहले आ जाते हैं और खरीफ क्रॉप के ग्रो होने में मदद करते हैं। इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु दे आर नोन एज मैंगो शावर्स एज दे सपोर्ट द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर इनको मैंगो शावर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मैंगो के पकने में मदद करते हैं। मतलब मानसून का बारिश होगी तो वो तो अलग, लेकिन पहले हमको पानी मिल जाए तो और अच्छी बात है। लोकल थंडरस्टॉर्म्स इन कर्नाटका हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्लांट। इसी तरह से जो लोकल थंडरस्टॉर्म्स आते हैं कर्नाटका के अंदर वो कॉफ़ी के प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, इट कैन इग्नाइट फायर्स, डैमेज बिल्डिंग्स एंड कॉज सीवियर बर्न्स और डेथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब जो लाइटनिंग है वो बड़ी डेंजरस होती है, इसकी वजह से आग लग जाती है, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती है। अगर किसी इंसान के ऊपर या एनिमल के ऊपर बिजली गिरी तो बहुत बुरी तरह से जल सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। तो हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने आप को लाइटनिंग से बचाना चाहिए। अब कैसे अपने आप को बचाओगे उसके बारे में थोड़ा दिया है।
ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स। जब बिजली कड़क रही हो, बिजली चमक रही हो, तो टॉल ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बिजली चमक रही, सोचे पेड़ के नीचे चले जाते हैं। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बिजली गिर रही है, चलो पेड़ के नीचे चले जाते हैं, बच जाएंगे। अरे भैया, पेड़ के नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बिजली आपके ऊपर गिर जाए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी इमेज से कि क्लाउड है, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड के ऊपर जो ट्री है वो क्लाउड से ज़्यादा करीब है, तो चार्ज जो है फ्लो करने के लिए ईजी पाथ को ढूंढता है। इसलिए बिजली जो चमकती है, देखो टेढ़ा मड़ा ऐसे जिगजैग सा पैटर्न बनाती है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा नहीं होता। तो वो बेसिकली चार्ज जो फ्लो होता है वो ईजी पाथ ढूंढता है, कहाँ से आसानी से फ्लो हो सकती है। तो जिधर जिधर उसको रास्ता मिलेगा उसी हिसाब से वो पैटर्न बनाते हुए जाती है। अब जो ट्री है वो क्लाउड से करीब है, तो चार्ज को ट्री की तरफ जाना ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए जब बिजली गिरती है तो जो टॉल चीज़ें हैं उसके ऊपर गिरने की चांस ज़्यादा होती है। तो पेड़ के नीचे आप खड़े रहोगे तो आपको भी बिजली का झटका लग सकता है। फाइंड अ लो लाइंग ओपन एरिया एंड क्राउच डाउन। कोई नीचे का हिस्सा हो, जैसे मान लो ये लैंड है, थोड़ा सा गड्ढे वाला हिस्सा है, तो वहीं चले जाओ गड्ढे वाले हिस्से के अंदर और क्राउच डाउन। देखो इस तरह से ये बैठ गया सर पकड़ के, तो ऐसे आपको बैठ जाना है। एंड मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ग्राउंड से जितना कम कॉन्टैक्ट हो सके उतना आपको रखना है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे गिरी बिजली तो थोड़ा सा फैलती है। अब मान लो बिजली से बचने के लिए आप लेट गए तो आपको झटका लग सकता है। इसीलिए कह रहा है डू नॉट लाई डाउन फ्लैट। एकदम लेट नहीं जाना है कि भैया नीचे रहने को कहा था, जितना ऊपर रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांस है बिजली गिरने की, तो हम लेट जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि बिजली अगर ग्राउंड पे गिरी तो उसका झटका आपको फील हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक रॉड। ऐसा छाता आप लियो जिसमें मेटेलिक रॉड है, उससे भी बचना है, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर बिजली गिर सकती है और वो आपने पकड़ा है तो आपको झटका लग जाएगा। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट ऑफ इट। अगर पानी के अंदर हो, मस्त तालाब के अंदर नहा रहे हो, तो भैया बाहर निकल आओ, क्योंकि ग्राउंड पे तो बिजली जब आपके ऊपर गिरेगी तब आपको नुकसान करेगी। लेकिन जो वाटर है, खासतौर से जो रिवर और पॉन्ड के वाटर होते हैं, इनमें जो करंट है वो अच्छे से फ्लो हो जाता है। तो अगर कुछ दूरी पे भी बिजली गिरी पानी के अंदर तो आपको उसका झटका लग जाएगा। इफ़ यू आर इनसाइड अ बस और अ कार यू आर कंपेरेटिवली सेफर। अगर आप बस या कार के अंदर हो तो उस केस में आप काफ़ी हद तक सेफ हो, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जैसे आप ये कार की छत है या बस की छत है, आप नीचे हो, जब बिजली गिरेगी तो वो ऐसे फैल के ग्राउंड में चली जाती है, तो आप जो अंदर बैठे हुए हो आपको झटका नहीं लगेगा। तो क्या क्या चीज़ें करनी है, टॉल ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है, क्योंकि टॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर बिजली गिरने की चांस ज़्यादा होती है। किसी खुले एरिया के अंदर और थोड़ा गड्ढे में हो तो उस हिस्से में चले जाओ। बिल्कुल लेट नहीं जाना, बल्कि बैठ जाना, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिया हुआ है। ग्राउंड से कम कॉन्टैक्ट रखना है, ताकि अगर ग्राउंड में बिजली गिरे तो उसका झटका आपको फील ना हो। ऐसा छाता इसमें मेटेलिक रॉड है, उसको अवॉइड करना है, वरना बिजली उस पर गिरेगी तो आपको झटका लग जाएगा। अगर बस या कार के अंदर हो तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो, क्योंकि उसके ऊपर अगर बिजली गिरेगी भी तो वो साइड से ग्राउंड में चली जाएगी। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना? अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटेलिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन। अब जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहाँ पर टॉप पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो लाइटनिंग कंडक्टर ये लगाया गया है। तो लाइटनिंग कंडक्टर बेसिकली एक मेटेलिक रॉड होता है जो कि बिल्डिंग के वॉल के अलोंग लगाया गया होता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज पॉइंटेड। एक एंड जो रॉड का होता है वो पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है। दिस एंड इज केप्ट हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। मेटेलिक रॉड का जो बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा है उसको ऐसा रखा जाता है कि बिल्डिंग का सबसे ऊंचा हिस्सा वो हो। इसीलिए आप देखते हो अक्सर बिल्डिंग वगैरह बनती है, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसके ऊपर ऐसे नोक निकला होता है, ताकि वो जो टॉप वाला पॉइंट है वो सबसे ऊंचा हो। अगर बिजली गिरे तो सबसे ऊपर वाले हिस्से पे गिरने की चांस ज़्यादा है। तो जब यहाँ गिरेगी और इसका कनेक्शन आपने लगा के ग्राउंड पे कर दिया है तो बिजली उस पर गिरी और होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज बरी डीप द ग्राउंड। रॉड का दूसरा हिस्सा ग्राउंड में अंदर तक इसको बरी कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी पाथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू द ग्राउंड। अब होता क्या है, जैसे बिजली गिरनी है तो बिल्डिंग पे गिरने की चांस ज़्यादा है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर आपने लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया है। उस कंडक्टर को जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्डिंग का सबसे टॉप पे है, तो जब बिजली गिरेगी तो उसी कंडक्टर के ऊपर गिरेगी और वो कंडक्टर जाके नीचे ग्राउंड से कनेक्ट है, तो उस कंडक्टर से होते हुए बिजली चली जाएगी ग्राउंड के अंदर। और ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर जाकर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो इस तरह से बिल्डिंग बच जाएगी। अगर ये लाइटनिंग कंडक्टर ना लगा होता तो डायरेक्ट बिजली बिल्डिंग के ऊपर गिरती और डैमेज कर देती। तो लाइटनिंग कंडक्टर लगाने का ये फ़ायदा होता है, और इसको टॉप पे ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि साइड में कहीं नीचे लगा दिए तो भैया बिजली तो टॉप के हिस्से पे गिरेगी। तो लाइटनिंग कंडक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्डिंग का सबसे टॉप वाला हिस्सा हो, ताकि बिजली जब गिरे तो उसी पे गिरे। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।